नमस्कार। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी यादों की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति आत्मकथ्य की। आत्मकथ्य के बनने वाले जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सभी आज आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक एक शब्द, एक एक भाव, सारे कुछ इस वीडियो में आपके सामने स्पष्ट किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं आत्मकथ्य, जिसे लिखा है महाकवि जयशंकर प्रसाद ने। आत्मकथ्य यानी आत्मकथा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस कविता में आखिर है क्या। कवि के पास आत्मकथा लिखने का निवेदन आता है, जिसे कवि अस्वीकार कर देता है। कवि का यह मानना है, यानी कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद का यह मानना है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ विशेष अभी तक उन्होंने प्राप्त नहीं किया है जिसे आत्मकथा के रूप में लिखा जाए। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से मना करता है, क्योंकि कवि का यह मानना है कि आत्मकथा लिखते समय जो भी कवि उसे लिखता है उसे अपने जीवन की सच्चाइयों को भी उसमें शामिल करना पड़ता है। अगर कवि आत्मकथा लिखेगा तो उनमें उन समस्त दुखों का, उन समस्त परिचित व्यक्तियों का भी नाम आएगा जिन्होंने किन्हीं न किन्हीं रूपों में महाकवि जयशंकर प्रसाद का मन दुखाया है। इसलिए कवि नहीं चाहता कि वह अपने जीवन की सरलता की हंसी उड़ाए, क्योंकि उसका जीवन जो है वो बहुत ही सरल रहा है। उसने कभी अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया, तो कवि नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उसके जीवन को पढ़कर उस पर हंसे। इस कारण से कवि चाहता है कि जो दूसरे व्यक्ति जो लिख रहे हैं वह उन्हीं को पढ़े और स्वयं आत्मकथा लिखने से बचे। आगे कवि यहाँ पर इस कविता में कहता है कि अगर वो आत्मकथा लिखेगा तो उसे पुरानी बातें याद आएगी, क्योंकि जो आत्मकथा का अर्थ ही यही होता है अपने जीवन के बारे में लिखना। तो कवि का यह मानना है कि अगर वो लिखेगा तो उसके जीवन की बहुत सी यादें उसके सामने आएगी, जिसे याद कर कवि को दुख होगा। अतः कवि उन पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहता, इसलिए भी वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। चलिए प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। पहला है, विडंबना में छिपा अर्थ है। विडंबना का में जो अर्थ छिपा हुआ है वो है निराशा तथा उपहास दोनों का। देखिए, निराशा का मतलब है कवि के जीवन में बहुत सारी निराशाएं हैं। अगर वह आत्मकथा लिखेगा तो उसमें उनका उससे उल्लेख करना पड़ेगा। और उपहास का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति उसकी आत्मकथा को पढ़ेगा हो सकता है कि वह कवि जयशंकर प्रसाद का उपहास करे, उन पर हंसे। इस कारण से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जी हाँ, कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। जी हाँ, कोर्स में नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर किसी तरह से प्रश्न संबंधित कोई शब्द आ जावे आपके सामने तो वहां पर हमेशा कैसा अलंकार होता है? प्रश्न अलंकार होता है। तो यहाँ पर कैसे शब्द में प्रश्न अलंकार है। फिर है मुस्कुरा कर, कैसा शब्द है? तो ये ध्यान रखिएगा, ठेठ बनारसी शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षाओं में आने वाला प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का नहीं है, ठेठ बनारसी है। क्योंकि महाकवि जयशंकर प्रसाद भी बनारस से ही ताल्लुक रखते थे, इस कारण से उनका जो प्रभाव है वो हमें इन शब्दों के माध्यम से दिखाई देता है। बोर को क्या माना है कवि ने? बोर को क्या माना है? सुखद भी माना है, सुहावनी भी माना है और प्रेम लाली से युक्त भी माना है। यानी कवि इस कविता में बोर को तीनों संदर्भों में देखता है। उसके बाद है जीवन की सुखद स्मृति को देखा। किसके रूप में देखा जीवन की सुखद स्मृति को? पाथेय रूप में, यानी यादों के रूप में। कवि के जीवन में जो भी सुख के पल थे वो उन्हें पाथेय के रूप में देखता है। यानी आने वाले जीवन में जब पूरा जीवन जिएगा तब तो उसको एक कोई माध्यम चाहिए जिससे वो अपना पूरा जीवन जी सके, तो उसे वो पाथेय कहता है। सीवन उधेड़ना, मन में छिपी पुरानी बातें याद करना। कवि कहता है कि अगर वो आत्मकथा लिखेगा तो उसके सीवन उधड़ेगी, मतलब उसके मन में जो पुरानी जो बातें हैं ना वो उसे पुनः याद आएगी। इसलिए भी कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। आगे बात करते हैं, कंथा का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कंथा शब्द का जो प्रयोग है वो अपने अंतर्मन की व्यथा के लिए हुआ। उसका जो अंतर्मन है उसके लिए इसका हुआ है। और कंथा को हम कहते हैं गुदड़ी। गुदड़ी का मतलब हम कह सकते हैं रजई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये कंथा यानी रजई। कवि ने अपनी कथा को क्या माना? बोली और सीधी सादी। जी हाँ, कवि स्वयं की कथा को, अपने जीवन को भोला मानता है और सीधा साधा मानता है।
कवि की मौन व्यथा थक कर सो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह कि कवि की व्यथा क्या हो रही है, जाग रही है, थक कर सो रही है, जग रही है, ठीक है, हंस रही है, तो आपका उत्तर होगा थक कर सो रही है। आत्मकथ्य कविता का गुण कौन सा है, वो है प्रसाद गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रसाद क्या होता है अभी समझिए पहले। प्रसाद, माधुरी और ओज, तीन तरह के गुण होते हैं। प्रसाद का मतलब जो पढ़ते ही समझ में आ जाता है उसे प्रसाद गुण कहते हैं, और जिसमें मधुरता होती है उसे माधुरी कहते हैं, और जिसमें मोटिवेशन वाले जैसे शब्द होते हैं ना उसको ओज गुण कहते हैं। तो कवि जयशंकर प्रसाद की इस कविता में कौन सा गुण है, प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद का प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन से कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं। छायावाद जो रहस्यवाद वाले जो कवि होते हैं ना वो छायावाद कहते हैं उनको, तो छायावादी कवि ये है। मधुप शब्द का प्रयोग कवि ने अपने मन के लिए किया है, कि मधुप गुनगुना कर कौन कह जाता, फर्स्ट लाइन है ना, उसका मतलब है अपना मन, कवि का मन, कवि ने अपने मन के लिए मधुप शब्द का प्रयोग किया है। पत्तियों का मुरझाना, मन में उत्पन्न दुख तथा आनंद भाव का मिट जाना, वो है पत्तियों का मुरझाना। जिस प्रकार से पत्तियां मुरझा जाती हैं उसी तरह से कवि कहता है कि उसके जो मन के जो सुख के जो भाव थे वह भी क्या है, मुरझा गए हैं। असंख्य जीवन इतिहास, यानी मानव मन में उत्पन्न विचार, हमारे मन में असंख्य विचार आते हैं, इसी कारण से कवि उन्हें क्या कहता है, असंख्य जीवन इतिहास कहकर उन्हें संबोधित करता है, यानी कि मानव के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे कवि ने असंख्य जीवन इतिहास कहा है। रीति गागर, रीति गागर का मतलब अभावग्रस्त जीवन। कवि का जो जीवन है वो रीति गागर है, गागर यानी मटकी, मतलब जिसमें पानी नहीं है, यानी जिसमें किसी भी तरह का सुख नहीं है, अभावों से जीवन बीता है, इस कारण से कवि ने खुद के जीवन को क्या कहा है, रीति गागर। आत्मकथ्य की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतीकात्मक, संस्कृतनिष्ठ और गूढ़। गूढ़ का मतलब होता है रहस्यमय, यानी पढ़ने में कुछ प्रभाव अन्य कुछ, और संस्कृतनिष्ठ का मतलब होता है कठिन शब्द, भाषा बहुत कठिन है तो उसको संस्कृतनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। और प्रतीकात्मक यानी कोई ना कोई प्रतीक लिए हुए है, यानी बात कही गई है किस संदर्भ में और उसका प्रतीक कोई और हो रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा। आत्मकथ्य कविता की शैली कौन सी है, तो आत्मकथात्मक और छायावादी शैली है। आत्मकथा इसलिए आत्मकथात्मक शैली है। अरि सरलते में भाव प्रकट कौन सा होता है, अपनत्व का भाव, यानी कवि अपने जीवन की सरलता को बहुत ही अपनापन से स्वीकार करता है, इस कारण से अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाओ में कविता में कवि अपनत्व का भाव प्रकट कर रहा है। कवि ने जीवन का पक्ष कौन सा उभारा, वो उभारा है दुखद पक्ष को, क्योंकि कवि के जीवन में सुख तो है ही नहीं, इस कारण से वह अपने जीवन के जो दुखद पक्ष है उसे ही अपनी कविता में उभार रहा है। कवि ने संसार को क्या माना है, नश्वर, जी हाँ, नश्वर यानी एक ना एक दिन मिट जाने वाला। कवि के जीवन के दुख दर्द अब कैसे हैं, मौन है, वो नहीं कहता है कि वो पंक्ति में थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी कि अब उसके जो जीवन के सारे दुख दर्द अब चुपचाप हो चुके हैं, यानी वो किसी तरह के अब बातचीत वगैरह सुख जो है वो उसके जीवन में नहीं रहे। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं, तो वो लिखी है आत्मकथा है। कवि के जीवन की गागर कैसी है, खाली है, वो हम बात कर चुके हैं। आलिंगन में आते आते कौन रह गया था, प्रेमिका थी, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ पर प्रेमिका शब्द का उपयोग हर जगह होगा, ठीक है। कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहता क्योंकि जीवन में सिर्फ दुर्बलताएं थी, मतलब उसके जीवन में सिर्फ कमजोरियां थी और अपनी कमजोरियों को वो लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। कवि किन किन अनुभवों को बांटना नहीं चाहता, अपने निजी अनुभवों को, पर्सनल एक्सपीरियंस को वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता। थका हुआ प्रतीक कौन है, तो यहाँ पर कवि है। कवि अपने आप को कैसा प्रतीक मानता है, थका हुआ प्रतीक मानता है। कवि के स्वभाव को दोष नहीं देना चाहता, अपने सरल स्वभाव को। कवि कहता है कि मेरा स्वभाव चाहे सरल है तो भी कोई बात नहीं, वह किसी तरह से भी दोषयुक्त नहीं है। कवि के सरल स्वभाव के कारण धोखा किसने दिया था, उसके मित्रों ने, कवि के दोस्तों ने धोखा दिया था। इसीलिए कवि कहता है कि अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे अपने मित्रों का नाम भी लिखना पड़ेगा जिन्होंने मुझे जीवन में कहीं ना कहीं धोखा दिया है। मधुर चांदनी रात जीवन की मीठी यादों का प्रतीक है। कवि के जीवन में जो थोड़ी बहुत जो मीठी यादें थी उसे कवि ने मधुर चांदनी रात कहकर संबोधित किया है। अरुण कोंपल का अर्थ है लाल गाल, किसके, प्रेमिका के, ध्यान रखिएगा यहाँ पर।
व्यंग मलिन यानी खराब ढंग से निंदा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आलिंगन का मतलब क्या है? आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया यानी गले लगाना, ध्यान रखिएगा। उषा अपनी लालिमा किससे लेती है? कवि की प्रेमिका से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रवंचना यानी क्या होता है? धोखा, इसका भी अर्थ पूछ सकता है, प्रवंचना यानी धोखा। पूरी कविता की शैली कैसी है? वो है मानवीकरण शैली। जी हाँ, मानवीकरण यानी जो प्रकृति पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाते हैं तब वो मानवीकरण शैली कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अलंकार भी होता है मानवीकरण। उसके बाद हम बात करते हैं अलंकारों की। खिलखिलाकर आते आते पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद अरुण कोपलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार है। म और अवर्ण की आवृत्ति होने के कारण कविता की भाषा कैसी है? खड़ी बोली हिंदी है। और जो जिस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी उसका क्या नाम है? उसका नाम है हंस। जी हाँ, हंस एक क्या है? एक पत्रिका का नाम है, एक मैगजीन है, बहुत फेमस पत्रिका थी ये। इसी में एक हम कह सकते हैं संपादक, मतलब एक पृष्ठ निकलता था जिसका नाम था आत्मकथा। तो उस आत्मकथा में लिखने के लिए हंस पत्रिका के जो संपादक थे उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को कहा था कि आप भी लिखो। तब प्रसाद जी को जब ये याद आया तब उन्होंने आत्मकथा तो ना लिखी पर स्वयं अपने जीवन के बारे में सोचकर उन्होंने आत्मकथ्य जैसी अमर कृति की रचना कर दी। तो इस तरह से आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद के सारे प्रश्न इस वीडियो में हमने क्लियर किए हैं। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो इसको जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।